रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z पाठशाला। सो माय डियर फ्रेंड, टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे आप लोग हिंदी में द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। आज हम एक ही लेक्चर में पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खात्मा करने वाला हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो लेक्चर पे बने रहिएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट टू पॉइंट मैं आज डिस्कस करने वाला पूरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही लेक्चर में पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि माय डियर फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम लोग हिंदी में जानते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कहीं भी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 गिवन है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से, जिसे द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। बट आपको a इक्वल टू नॉट 0, अगर कहीं भी a इक्वल टू 0 है, मतलब अगर जो है इसकी अगर a इक्वल टू 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, bx प्लस c केवल बचेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण इसे नहीं कहा जाएगा, ये आपको लीनियर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं भी आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिखे तो आप जान जाइए कि आपका द्विघात समीकरण गिवन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, और एक चीज़ आपको और ध्यान होना चाहिए कि a, b और c जो है इस ए नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको मैं नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्लियर करूंगा क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला पूरी द्विघात समीकरण को। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट चीज है, इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आपको कोई भी द्विघात समीकरण जो है गिवन हो और उसका रूट जो है, उसका रूट हमें पता हो, रूट्स अल्फा एंड बीटा, ये आपको रूट पता हो, तो आपसे बोला गया हो कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इक्वल टू, जिसे आप हम सम ऑफ, इंग्लिश में लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, ये होता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। यहाँ पे b है तो माइनस बी अपान ए, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। ये आपका रहा मूलों का योगफल, ये रहा आपका माय डियर फ्रेंड्स मूलों का गुणनफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बेसिस पे आपको रेलवे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे कि आपको एक ये जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो थ्योरी है आपको क्लियर हो जाए। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। दिया है 4x² प्लस 8x प्लस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपको एक द्विघात समीकरण गिवन है।
द्विघात समीकरण गिवन है और आपसे पूछा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्वेश्चन मार्क एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू क्वेश्चन मार्क। माय डियर फ्रेंड्स, आपको 4x² प्लस 8x माइनस 5 आपको एक द्विघात समीकरण गिवन है और अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें जैसा कि आपको पता है, हमने अभी भी डिस्कस किया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपान ए, जब हम इस व्यापक फार्मूला जो उन्होंने बताया व्यापक फॉर्म, जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि बी यहाँ पे आपको, जब आप यहाँ डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कंपेयर करने के लिए x² प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, जब इससे कंपेयर करेंगे तो b इजकल टू 8, तो आपको पता होगा माइनस बी अपान ए होता है, तो b इजकल टू 8 तो माइनस 8 अपान ए की वैल्यू से यहाँ कंपेयर करेंगे तो आएगा 4। जब ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा -2 इज द राइट आंसर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको पता है, हमने बता रखा है कि सी अपान ए होता है, सी बाई ए इजकल टू सी आपको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो -5 मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो गया -5 अपान ए यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आ गया 4, तो -5/4 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये रहा इस जो हमने अभी क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट बताया, इसके बिहाफ पे एक हमने एग्जांपल ले लिया जिससे कि आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। जो थ्योरी हमने बताया ये आपको क्लियर हो जाए। और माय डियर फ्रेंड्स, रेलवे के एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा द्विघात समीकरण और पूछ लिया जाएगा मूलों का योगफल क्या होता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, तो उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर करना होगा। बस छोटे छोटे क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड आते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आपको हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें रहेगा क्या, आपको 2 रूट गिवन रहेगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका द्विघात समीकरण क्या होगा। यानी कि आपको रूट दिया है, यानी मूल दिया हुआ है किसी द्विघात समीकरण को और वो पूछ लिया जाएगा ये द्विघात समीकरण क्या होगा। तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट जैसा कि आपको गिवन है, इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा देन फाइंड QUA क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको द्विघात समीकरण। माय डियर फ्रेंड्स, आपको 2 रूट गिवन है अल्फा एंड बीटा और आपसे पूछ लिया गया हो कि द्विघात समीकरण क्या होगा, तो इसका आप फार्मूला पहले आप जानेंगे कि द्विघात समीकरण इक्वल टू x² माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आप इसको और लिख सकते हैं x² माइनस, इसको लिख सकते हैं मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका द्विघात समीकरण। इसी कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसी बेसिस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ अल्फा इक्वल टू if alpha plus beta is equal to -2 and alpha into beta is equal to -5/4। ये आपको क्वेश्चन में गिवन हो कहीं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5/4,
तो आपको पूछ लिया गया कि आपको द्विघात समीकरण इसका बताना है। द्विघात समीकरण क्या होगा, तो आपको जैसा कि आपको मैंने फार्मूला आपको बता रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बता रखा फार्मूला, तो यहाँ से हम आप पुट करेंगे, चूँकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -2, यानी कि यहाँ -2 रखेंगे तो आएगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है यहाँ पे -5/4 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया प्लस 2x माइनस 5/4 इक्वल टू 0। जब इसका 4 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे और तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये रहा आपका द्विघात समीकरण, यानी कि रहा आपका आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं भी आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, अल्फा इंटू बीटा गिवन हो और आपसे पूछ लिया गया हो कि द्विघात समीकरण क्या होगा, तो आप इस फार्मूला का यूज करके द्विघात समीकरण आप निकाल सकते हैं। या फिर कहीं अल्फा प्लस बीटा ये तो दिया हुआ है, यानी कि और आपको क्वेश्चन आसान कर दिया है। कहीं कि अगर केवल अल्फा दिया हो और केवल बीटा दिया हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा का आपको योगफल निकाल लेना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे सीधा सीधा आपको दोनों का योगफल दे दिया है, तो हमारा क्वेश्चन और आसान हो गया है। अगर नहीं दिया होता, अल्फा और बीटा अलग अलग दिया होता, तो हम इसका क्या करते हैं, योगफल करते हैं। बस इतना ही करना है। सो फ्रेंड्स, आपको ले चलते हैं आपके अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें हम बताना चाहते हैं आपको कि अगर आपको कहीं भी द्विघात समीकरण गिवन हो, जैसा कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आपको कहीं गिवन हो और आपसे पूछ लिया गया हो कि इसके दो रूट क्या होंगे, देन फाइंड टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। मतलब कि माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आपको दो द्विघात समीकरण गिवन हो और आपसे पूछ लिया गया हो कि आपका जो रूट, उसका रूट अल्फा एंड बीटा क्या होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको जो इसका रूट है आप लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जैसा कि अगर हम इसको कंबाइंड फार्मूला बना दे अल्फा एंड बीटा का, तो हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये रहा हमारा माय डियर अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। ये हमारा क्या है, कंबाइंड फार्मूला। माय डियर फ्रेंड्स, एक आपको कंबाइंड मैंने फार्मूला दे दिया कि अगर कहीं भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण आपको गिवन हो और आपसे पूछ लिया गया हो कि दो रूट अल्फा एंड बीटा क्या होगा, तो आप उसको अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू है आप लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जैसा कि हमने आपको सामने डिस्कस कर दिया हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो एग्जाम्पल है आपको कहीं भी गिवन हो कि 4x² प्लस 8x माइनस 5 इजकल टू 0, आपको कहीं भी द्विघात समीकरण गिवन हो और आपसे इसका दो रूट अल्फा एंड बीटा आपसे पूछ लिया गया हो, तो माय डियर फ्रेंड्स आप इसी फार्मूला का यूज करके आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दे सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अल्फा बीटा इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि b की वैल्यू 8 है, यानी कि -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस 4 इंटू ए, आपको पता है यहाँ पे कि a है 4 इंटू सी आपको पता है -5 अपॉन 2 इंटू ए आपको पता है 4। जब इसको सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे लाते हैं तो -8 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 64 है तो 64 रहने देते हैं इसे, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 4ac है तो 4 4 जा 16, 16 5 जा 80 अपॉन 4 इंटू 2 8। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड करेंगे तो आ गया 4, यहाँ पे 1 4 यहाँ हो गया 8 और 6 14 अपॉन 8। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस माइनस, आपको पता है अंडर रूट 144 अगर कहीं गिवन हो तो 12 का अंडर रूट होता है, यानी कि 144 का अंडर रूट होगा वो 12 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 8। जब और इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे, जब प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस 12 अपॉन 8, तो -8 प्लस 12 यानी कि यहाँ पे आएगा 4 अपॉन 8 इजकल टू 1/2। इसको हम मान लेते हैं अल्फा, और जो बीटा होगा तो बीटा के लिए हम क्या ले लेंगे, प्लस ले लिए हम अल्फा के लिए और बीटा के लिए ले लेंगे माइनस, तो इसको माइनस रखेंगे तो -8 माइनस 12। जब इसको ऐड करेंगे तो -20 अपॉन 8। जिसको सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8 4 5 जा 20, यानी कि आएगा -5/2। ये रहा माय डियर फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन। एक बार हमने प्लस ले लिया तो हमें मिल गया अल्फा मिल गया, जो माइनस ले लिया था हमें क्या मिल गया, बीटा मिल गया। ये रहा माय डियर फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हम सीखेंगे अब कि नेचर ऑफ फ्रूट्स, यानी कि हम मूलों की प्रकृति के बारे में अगर आपको पता करना हो तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका रूट क्या है, आसमान है कि समान है कि इमेजिनरी रूट है कि रियल रूट है, वो कैसे पता चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको कहीं भी मूलों की प्रकृति देखना हो तो सबसे पहले आपको विविध कर पता होना चाहिए, विविध कर, जिसे हम डी बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट। माय डियर फ्रेंड्स इसको हम डी से डिनोट करते हैं विविधकर को, तो डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहीं भी अगर कंडीशन इसका तीन कंडीशन है, सबसे पहले आपको विविधकर पता होना चाहिए कि डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको हम तीन कंडीशन बताते हैं, जिस कंडीशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे जो मूल है यानी हमारे जो रूट्स है वो कैसा है। अगर इफ डी ग्रेटर देन 0, कहीं भी अगर हम विविधकर निकालते हैं और उस डी की वैल्यू 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव नंबर में है, तो आप लिख सकते हैं देन रूट्स
then root are unequal and रियल। यानी कि आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि जो रूट है ये असमान है, असमान और वास्तविक, असमान और वास्तविक है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कहीं भी हम विविधकर निकालते हैं और वो डी ग्रेटर देन 0 है, तब हम रूट को बोल सकते हैं कि जो रूट है हमारा वो असमान है और वास्तविक है। इफ सेकेंड हम कंडीशन लिखते हैं कहीं भी, इफ डी इक्वल टू 0, आपको यानी कि विविधकर हमारा डी 0 हो जाए, देन रूट्स आर इक्वल एंड रियल। यानी कि हमारा जो रूट है वो इक्वल होगा और वास्तविक होगा, यानी कि समान होगा, हिंदी में बोलेंगे तो समान होगा और वास्तविक होगा। जो थर्ड कंडीशन हमारा है, इफ डी लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी, जिसे हम हिंदी में काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक। यानी कि जो हमारा अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो मूल होगा वो असमान होगा और वास्तविक होगा, और अगर d 0 है तब हमारा जो रूट होगा वो समान होगा और वास्तविक होगा, और अगर d लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि जो रूट होगा वो काल्पनिक होगा, एंड अनइक्वल होगा, यानी कि असमान होगा, असमान होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जिससे कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है यानी कि मूलों की प्रकृति वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आपको द्विघात समीकरण आपको गिवन हो कि 4x² - 8x + 3 = 0, और आपसे पूछा गया हो कि मूलों की प्रकृति बताइए, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको फार्मूले में बता रखा है कि d, सबसे पहले हम d निकालते हैं। इसके लिए d = b² - 4ac। आपको मैंने बता रखा है कि सबसे पहले अगर कहीं भी अगर मूलों की प्रकृति आपको निकालना हो तो माय डियर फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप d निकालेंगे, d = b² - 4ac। अगर हम इसको कंपेयर करें, ax² + bx + c = 0, जिससे हमने बता रखा है कि व्यापक फार्मूला है, इसी से हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा b की वैल्यू -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे यहाँ पे 4 है तो 4 × c कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 8 जा 64 -4 4 जा 64, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे बचा 5, और 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स आपकी जो d है वो निकल कर आया हमारे सामने, क्या 16 आया। तो जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि कहीं भी अगर d इज ग्रेटर देन 0, मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको बताया है कि अगर d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल।
यानी कि असमान और वास्तविक। यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि जब हमने डी निकाला यहाँ पे तो डी की वैल्यू 16 आ गया, और हमें पता है कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो हम कह सकते हैं कि जो रूट है, जो हमारा मूल है, वो असमान होगा और वास्तविक होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस पे हमने 3 कंडीशन बता रखा है। अगर यहाँ पे डी की वैल्यू, मान लेता हूँ अगर डी की वैल्यू सॉल्व करने के बाद -16 आया होता, जब -16 आता तो हम क्या करते हैं, जो डी सेकेंड हमने कंडीशन बता रखा है कि जब डी लेस देन 0, जब डी लेस देन 0 होगा तो वहाँ पे हमने बता रखा है कि जो मूल होगा हमारा वो इमेजिनरी होगा और अनइक्वल होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर डी की वैल्यू अगर हमने बता रखा है कि 0 हो गया, यानी कि b² - 4ac = 0 अगर हो गया तो हमारा मूल जो है समान होगा और रियल होगा। हमने ये चीज़ बता रखा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कभी कहीं भी आपको अगर मूलों की प्रकृति की बात कर दिया जाए कि मूल की उसकी आप नेचर बताइए, मूलों का नेचर बताइए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब डी की वैल्यू b² - 4ac फार्मूला लगा के जब फाइंड आउट करेंगे तो 3 कंडीशन हमने बता रखा है। उस 3 कंडीशन के हिसाब से आप जज कर पाएंगे कि मूल कैसा है, कि असमान है, कि वास्तविक है, कि इमेजिनरी है, क्या है। आप उस डी के हिसाब से आप जज कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, जिससे कि कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो जाए और आपको और क्वेश्चन के बारे में पता चल जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। जैसा कि आपको गिवन हो, इफ 9x² - kx + 81 = 0 के मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको एक इक्वेशन दिया गया हो और बोल दिया गया हो कि इसके मूल समान हो तो आप के की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसा कि माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमने आपको जैसा कि बता रखा है कि अगर के की बने अगर मूल समान हो, हमने बता रखा है अगर कहीं भी गिवन हो कि मूल समान हो तो वहां पे आप सबसे पहले लिख देंगे कि d = 0। अगर मूल समान हो तो हमने सेकंड कंडीशन बता रखा है कि d = 0 होगा तभी मूल समान होंगे। यानी कि d की वैल्यू आपको पता रखा है कि b² - 4ac होता है। अब इसकी वैल्यू हमें 0 करना है, यानी कि जब हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 जब कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे कि b की वैल्यू k है तो -k² - 4 इंटू ए यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 रख, उसके बाद c की वैल्यू यहाँ पे 81 है तो आप यहाँ पे 81 रख देंगे। तो इसके इक्वल टू हमें पता है कि 0 होता है, इसकी वैल्यू हम 0 रख देंगे। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो k² चूँकि माइनस में है, जब इक्वल करेंगे तो पॉजिटिव में k² इक्वल टू ये सब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 ऐसे रहने देते हैं, 9 ऐसे रहने देते हैं, 81 ऐसे रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं माय डियर फ्रेंड? क्योंकि अगर हम मल्टीप्लिकेशन इसका कर लेंगे तो हमें स्क्वायर अंडर रूट लेने में हमें तकलीफें होंगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर अंडर रूट लेंगे, उससे अच्छी बात हम ऐसे इसको ऐसे ब्रेक रहने दें। उसके बाद यहाँ से हम क्या, अगर के की वैल्यू अगर यहाँ फाइंड आउट करते हैं तो हम सबका लिख सकते हैं इसका अंडर रूट। जब अंडर रूट सबका लेंगे तो 4 का ले लेते हैं, 2 हो गया। यहाँ पे जब 9 के लेंगे तो 3 हो गया, और जब 81 के लेंगे तो 9 हो गया। तब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6 और 6 9 जा 54। यानी कि जो हमारी के की वैल्यू है ±54। माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका के की वैल्यू, यानी कि ये रहा हमारा आंसर। जैसा कि हमने बता रखा है कि अगर कहीं भी मूल समान हो, क्वेश्चन में गिवन हो, तो आप d = 0
कंडीशन लगाएंगे, इसी कंडीशन के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो +54 रहेगा तो -54 रहेगा, तो आप एक जो भी रहेगा आप वहाँ पर टिक कर देंगे और अपना आंसर पा जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए हम रेलवे में पूछा गया कुछ क्वेश्चन करा देते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स रेलवे यानी आरआरबी 2010 में पूछा गया क्वेश्चंस है माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, जैसा कि आरआरबी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि P के किस मान के लिए P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 4x² - 2p + 1 × x + p + 4 = 0 के मूल समान होंगे। और ऑप्शन में गिवन है आपको A 5, B 3, C 4 और D नन। सो माय डियर फ्रेंड्स आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसा कि हमने आपको बता रखा है पीछे कि अगर कहीं भी बोल दिया गया कि मूल समान होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है कि D = 0 सीधे लिखेंगे तो आप यहाँ पे D की वैल्यू B² - 4AC = 0। जब यहाँ पे A² + AX² + BX + C से कंपेयर करेंगे तो आपको B की वैल्यू यहाँ पे मिलेगा -2p + 1 का होल स्क्वायर -4a बोले तो 4 × C बोले तो यहाँ पे p + 4 = 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ पे p² + 1 + 2p -4 4 जा 16 और इसके बाद अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16p और इसके अंदर जाएगा तो -16 4 64 = 0। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 4p² + 4 + 8p -16p -64 = 0। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या 4p² + 4 और 64 जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 8p और -16p तो यहाँ पे निगेटिव में आएगा कि 8p निगेटिव में 8p। उसके बाद -4 यहाँ पे 64 है तो -60 हो गया = 0 हो गया। जब यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो देखते हैं क्या आता है। जब यहाँ पे हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 जब कॉमन ले लिया तो आएगा p² - 2p -15 = 0। चूँकि मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा तो 0 में भी हो गया, यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करेंगे 0 में 5 से 4 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर वहाँ पे 0 हो गया यहाँ पे इधर। तो यानी कि यहाँ बचेगा क्या p² - 2p -15 = 0। माय डियर फ्रेंड्स ये रहा द्विघात समीकरण। अब हम इसको क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप
यहाँ पे आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे? माय डियर फ्रेंड, यहाँ ट्रिक ए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम पी की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेते हैं। जैसे कि ए, चूंकि हमने पी का मान हमें यहाँ पे गिवन है तो हम ए ऑप्शन रखते हैं। जैसे पी इक्वल टू अगर हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू हम चेक करते हैं तो 5 5 जा 25 माइनस 5 2 जा 10 हो गया। उसके बाद माइनस 15 इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 15 आ गया और इधर माइनस 15 है इक्वल टू, जब इसको देखेंगे तो रोज कट गया है यानी कि 0। माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन के थ्रू हम जब गए तो ए जब पी की वैल्यू हमने 5 रखा तो ये क्वेश्चन यानी कि ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो गया। तो यानी कि हमारा जो वैल्यू होगी पी के मान क्या होगा, वो 5 होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका आंसर। और अब एक तरीका और है। इसके बाद जब हमने यहाँ पे हमने क्या किया कि वैल्यू को पुट करके देख लिया, ऑप्शन के थ्रू हमने क्वेश्चन को खेल गए। बट अगर आपको और इसको प्रोसेस जाना है तो आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जब इसको ब्रेक करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 3p, सॉरी यहाँ 3p प्लस 3p माइनस 15 हो गया इक्वल टू 0। जब यहाँ से p कॉमन लेंगे तो p माइनस 5 यहाँ हो गया प्लस 3 यहाँ कॉमन लेंगे तो p माइनस 3 5 जा 15 हो गया। ये हो गया इक्वल टू 0। यहाँ पे कोष्टक में आप लिख देंगे p प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में p माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना p माइनस 5, तो यहाँ पे p माइनस 5 हो गया। दूसरे कोष्टक में p प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0। जब यहाँ पे एक की वैल्यू जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यानी कि यहाँ से आपका एक वैल्यू निकल गया p इक्वल टू 5 और दूसरा आएगा p इक्वल टू माइनस 3। बट आपको ऑप्शन में क्या गिवन है, p इक्वल टू 5, तो हमने ए ऑप्शन करेक्ट कर दिया। अगर p इक्वल टू माइनस 3 गिवन होता तो हमने माइनस 3, चूंकि यहाँ 3 क्यों है, अगर माइनस 3 होता तो ए आंसर सही होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये आरबी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन से माय डियर फ्रेंड्स। ये है पूरा प्रोसेस। अगर आपको पता है कहीं भी गिवन है कि इसके मूल समान होंगे तो आप डायरेक्ट आप आएंगे कि डी इक्वल टू 0 की डी की वैल्यू रखेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आप पा जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसा कि फ्रेंड हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों का योग एंड गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इक्वेशन है इसके जो मूल हैं उस मूलों का योग और गुणनफल दोनों क्या है, 10 के बराबर है। तो हमें जो है फाइंड करना है ए और सी की वैल्यू। ए और सी की वैल्यू हमें पूछा गया है और ऑप्शन हमें 4 ऑप्शन गिवन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हमने जैसा कि आपको बता रखा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा, जैसा हमने क्वेश्चन बता रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मूलों का योग जो होता है माइनस बी अपान ए, ये हमने बता रखा है। अभी पीछे हम अभी जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया है कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इक्वल टू माइनस बी अपान ए। जब हम ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो हमें जो b की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू यहाँ पे -5 है तो हम यहाँ पे रख दिए -5 अपान, अगर a की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a ही है। उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मूलों का योग और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो हम माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रख देंगे 10, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर 5 से काटेंगे 10 को तो यहाँ अगर 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन अगर a और 2 का जब मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो इधर हो गया 2a, अब इधर क्या हो गया माइनस, इधर है माइनस इधर तो प्लस हो गया, यानी कि a हो गया 1 और a की वैल्यू जब यहाँ से फाइंड करेंगे तो 1/2 हमें माय डियर फ्रेंड हमें मिल गया, a की वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गुणनफल, चूंकि a की वैल्यू मिल गया अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालना तो गुणनफल से निकालते हैं, क्योंकि हमने बता रखा आपको कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। हमने पीछे अभी जस्ट बता रखा है कि अगर मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपान ए होता है। इक्वल टू सी क्या है, यहाँ पे सी ही है, अपान ए क्या है, ए ही है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि
इसका जो गुणनफल है वो भी 10 है। जब क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन माय डियर फ्रेंड कि इसकी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो सी यहाँ रहने देते हैं, ए की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हो गया, तो 1/2 हो गया इक्वल टू 10 हो गया। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर हो गया, यानी 2c इक्वल टू 10। जब इसको और सॉल्व करेंगे सी की वैल्यू हो गया 2 5 जा 10 होगा, चूंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन इधर डिवाइड हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, ए रहा ए की वैल्यू, ए रहा सी की वैल्यू। अब ऑप्शन में देखते हैं 1/2 5, 1/2 5, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ए माय डियर फ्रेंड्स, ए रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड, कुछ भी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। अगर आपको मूलों का योगफल पता हो और मूलों का गुणनफल पता हो तो माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगा। बस केवल कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन है, तो आप अपना आंसर पा जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि फ्रेंड हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रखा था, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बोल रखा था कि पूरी द्विघात समीकरण को एक ही लेक्चर में खत्म करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी कि द्विघात समीकरण को हमने एक लेक्चर में खत्म करके दिखाया। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जितना मैंने एक लेक्चर में जितना कंटेंट दे दिया हूं, उतना कंटेंट पूरी यूट्यूब पर ढूंढ डालेंगे, कई वीडियो माय डियर फ्रेंड देखेंगे, तब जाकर के हमारे कंटेंट के बराबर आप कई वीडियो देखने के बाद मेरे कंटेंट के बराबर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड्स, और हमें सपोर्ट करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे हमसे पूछें, कमेंट करें, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है माय डियर फ्रेंड। सो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करें, जो भी यानी कि रेलवे का एग्जाम की प्रिपरेशन करता हो, उन दोस्तों के पास आप इस वीडियो को हमारे शेयर करें और सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड्स। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हमने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़त्म कर दिया हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर फ्रेंड्स। अब जो है हम कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे जो रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट डे हम कुछ क्वेश्चंस आपको और करा देंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। हालांकि जितना भी कॉन्सेप्ट बता रखा हमने, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने कुछ न कुछ क्वेश्चन करा दिया हूं। अगर आप एक ही वीडियो देख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही वीडियो से पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर सकते हैं। बट आपको और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए, यानी कि और क्वेश्चंस को आपको देखना है, तो हम इसके बाद एक वीडियो और लेकर आएंगे, एक लेक्चर और लेकर आएंगे, जिसमें हम रेलवे का, खासकर रेलवे का कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, कुछ एसएससी का भी क्वेश्चंस ले लेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूं कि जय हिंद, वंदे मातरम।